आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, आदाब। सोमवार 24 जनवरी का दिन भर सुन रहे हैं आप और मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। ये है आज तक रेडियो। बात शुरू पंजाब से करेंगे। अभी वहां के चुनावी मुद्दे क्या हैं ये समझेंगे और साथ ही समझेंगे उन फैक्टर्स को भी जो इसके पहले के चुनाव में हावी रहे हैं। यूपी में बीजेपी, जिसका पिछले कई चुनावों में छोटे दलों से बहुत ही कामयाब तालमेल रह चुका है, इस बार वो छिटकता नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है वो हम जानेंगे और साथ ही इसके नुकसान क्या होंगे वो भी जानेंगे। कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े हफ्ते भर में डबल हो गए हैं, तो समझेंगे कुछ दिन पहले तक माइल्ड कहे जा रहे वेरिएंट का ये चौंकाने वाला असर अचानक क्यों है और कम्युनिटी स्टेज के लेवल पर सरकार के लिए इसे टेस्ट और ट्रैक करना कितना मुश्किल होगा। उधर यूक्रेन के मुद्दे पर जर्मनी के रूस के साथ होने से अमेरिका नाराज हो गया है, जिससे नाटो देशों के टूटने का खतरा नजर आ रहा है। तो समझेंगे ऐसा होना कितना मुमकिन है और ऐसा हुआ तो इसके परिणाम क्या होंगे। लेकिन अभी वक्त है 60 सेकेंड्स हेडलाइंस का। सुनते हैं खुशबू कुमार से। शुक्रिया जमशेद। यूपी में सपा के 159 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। अखिलेश करहल से लड़ेंगे, कई दागी नेताओं को भी मिला टिकट। पंजाब में बीजेपी 65, पंजाब लोक कांग्रेस 37 और ढींसा 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। योगी आदित्यनाथ का दावा, समाजवादी पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं कर पाएगी पार। सीएम फेस से जुड़े सर्वे को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने आप के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत। आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने हरिद्वार धर्म संसद की कुछ टिप्पणियों पर जताई आपत्ति। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को मिली पहली महिला जज, जस्टिस आयशा मलिक ने ली शपथ। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के लिए एक्टिविस्ट सरजील इमाम के खिलाफ चलेगा देशद्रोह का केस। एनसीपी चीफ शरद पवार हुए कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है। WHO ने कहा, ओमिक्रॉन के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा, ये मानना खतरनाक है। भारत की स्मृति मंधाना आईसीसी की ओर से साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुनी गई और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। सेंसेक्स 1545, निफ्टी 468 अंक टूटा। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दिन भर में आज सबसे पहले बात पंजाब की। चुनाव की सघन तैयारियों के बीच पार्टियां अपना वोट बैंक दुरुस्त करने के लिए ढूंढ ढूंढ कर मुद्दे ला रही हैं। शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक और पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने नया शगुफा छेड़ा है। उन्होंने दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को रिहा करने की मांग की है। ये शख्स कौन है और जेल में क्यों बंद है, जानने के लिए 29 साल पीछे चलना पड़ेगा। साल 1993 में सितंबर का महीना था। जगह थी दिल्ली का रायसीना हिल। यहाँ यूथ कांग्रेस का ऑफिस है और इसके ठीक बाहर एक बम धमाका हुआ था। इस विस्फोट में 9 लोग मारे गए थे और 31 लोग घायल हुए थे। इस कांड के पीछे खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का हाथ था और निशाने पर युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष MS बिट्टा थे। हालांकि बिट्टा जख्मी होकर रह गए थे। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर इसी आतंकी संगठन का सदस्य था और इसी मामले में दोषी पाया गया था। अगस्त 2001 में टाडा अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत को उम्र कैद में बदल दिया था। कट टू सितंबर 2019, केंद्र सरकार ने गुरु नानक देव की 500वीं जयंती के दौरान भुल्लर समेत 8 सिख कैदियों को विशेष छूट की सिफारिश की थी, लेकिन अभी तक वो रिहा नहीं हो सका है। अब चुनाव नजदीक है तो उसकी रिहाई का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। प्रकाश सिंह बादल ने इसी बहाने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की है। तो सवाल उठता है कि देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई का मुद्दा कितना बड़ा है और बादल इस मुद्दे को उठाकर किस तबके को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूछा मैंने पंजाब की पॉलिटिक्स पर पकड़ रखने वाले आज तक रेडियो रिपोर्टर मंजीत सहगल से। देखिए, देवेंद्र सिंह भुल्लर की रिहाई का मामला जब जब भी पंजाब में चुनाव आते हैं तो ये तूल पकड़ लेता है और इसको मामले को उठाने के लिए जो हार्डलाइनर सिख्स हैं और जो दूसरी ताकतें हैं वो सबसे आगे आती हैं। हालांकि अब की बार शिरोमणि अकाली दल भी जोर शोर से इस सवाल को उठा रहा है। वो इसलिए इस मुद्दे को उठा रहा है क्योंकि शिरोमणि अकाली दल कहीं ना कहीं जो पंजाब के हार्डलाइनर सिख्स हैं या फिर
दूसरे संगठन है उनकी तरफ एक नर्म रुख इख्तियार किए हुए हैं और न केवल प्रकाश सिंह बादल बल्कि दूसरे नेता जो भी हैं, चाहे वो हरसिमरत कौर बादल हों, सुखबीर बादल हों या दूसरे बड़े नेता, वो सभी देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई की जो बात है वो केंद्र सरकार के समक्ष रख रहे हैं। ये मामला पिछले चुनावों के दौरान भी उछला था। एक बार ये भी सुनने में आया था कि वो रिहा कर दिया जाएगा उनको, लेकिन वो रिहा नहीं हुए क्योंकि इसमें जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं बेअंत सिंह, उनके परिवार ने सवाल खड़े किए थे क्योंकि कोर्ट की तरफ से अभी उनकी रिहाई की कोई बात नहीं हुई है और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई की बात की जाती है तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। इसलिए ये मामला पहले भी दब गया था और अब की बार फिर उजागर हो रहा है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या केंद्र सरकार या इस पे क्या फैसला लेती है। और वहीं आम आदमी पार्टी को भी शिरोमणि अकाली दल ने निशाने पर लिया था और कहा था कि देवेंद्र पाल भुल्लर दिल्ली में बंद है और सरकार चाहे तो रिहा कर सकती है। सो कुल मिला के देवेंद्र पाल की जो रिहाई है वो एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और ये क्योंकि चुनावों के वक्त ये मांग की जा रही है तो इसलिए उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश भी हो रही है। अच्छा, ये तो एक मुद्दा हुआ मंजीत, बाकी क्या मुद्दे पंजाब के चुनाव में हावी रहते हैं? चुनिंदा मुद्दे हैं अब की बार, उसमें धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी का मामला भी एक मामला है क्योंकि पिछले चुनाव में जो कांग्रेस सरकार थी उसने वायदा किया था कि जो धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी से जुड़े मामले उनको हल किया जाएगा। उसके लिए बाकायदा जांच भी की गई, लेकिन जांच सिरे नहीं चढ़ी और हाई कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए। तो ये जांच अभी भी खटाई में पड़ी हुई है, कोई हल उसका निकल नहीं रहा है। तो एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा कांग्रेस सरकार द्वारा जो साल 2017 में प्री पोल जो प्रॉमिसेस की गई थी उसको पूरा न करने का है, दूसरा बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा कुछ सरकारी कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दे भी हैं, उनके प्रमोशन के मामले हैं जो लंबित पड़े हैं। हालांकि सरकार ने कहा था कि वो 1 लाख लोगों को नौकरियां देगी, लेकिन वो नौकरियां भी खटाई में पड़ी हुई हैं अभी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने जो लोगों से वायदे किए थे वो अधूरे पड़े हैं। सरकार से कर्मचारी वर्ग भी नाराज चल रहा है और इसके अलावा पंजाब से जुड़े हुए कई और भी मुद्दे हैं। विकास का मुद्दा है या फिर पंजाब में निवेश का मुद्दा है क्योंकि पंजाब में निवेश भी बहुत ज्यादा जो मात्रा में नहीं हो पाया। तो कई बड़े बड़े मुद्दे हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं, जिस पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी है लोगों के मन में। विपक्ष उसको सवाल उठा रहा है। और वहीं कुछ और दूसरी पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा भी उछालने की बात की है। कानून व्यवस्था की बात की जा रही है क्योंकि पंजाब एक फ्रंटियर स्टेट है। 560 किलोमीटर से ज्यादा जो सीमा है पंजाब की पाकिस्तान के साथ लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। तो ये वहां पर लगातार घुसपैठ और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या कह लीजिए स्मगलिंग की जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ती रहती हैं। सुरक्षा पर भी सवाल उठे हैं क्योंकि पिछले काफी दिनों में ड्रोन्स के जरिए पंजाब की सीमा में हथियार गिराए गए हैं, नशे की तस्करी होती है लगातार। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं जो पंजाब के चुनाव में हावी रहेंगे और चुनाव को प्रभावित करेंगे। मंजीत, ये बताइए कि पंजाब में जो 3 रीजन है, मालवा, माझा और दोआब, इनके सियासी समीकरण क्या है? कौन सी क्षेत्र में किस पार्टी का दबदबा ज्यादा रहा है? देखिए, मालवा क्षेत्र में 59 सीटें हैं और ये कहा जाता है कि पंजाब में अगर किसी पार्टी को सरकार बनानी है तो वो उसका रास्ता मालवा से होकर जाता है। इसी क्षेत्र से भगवंत मान भी ताल्लुक रखते हैं, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है। और दूसरे क्षेत्रों की अगर बात करें तो दोआबा की बात कर लेते हैं। दोआबा में NRI बेल्ट कहते हैं इसको। पिछली बार आम आदमी पार्टी को वहां से 2 सीटें मिली थी सिर्फ, कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी। और माझा से आम आदमी पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिल पाई थी। तो माझा जो है वो अकाली दल और कांग्रेस का पॉकेट बोरो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो है। तो अब की बार सभी पार्टियां अलग अलग क्षेत्रों को अपने अपने तरीके से टारगेट कर रही हैं, लेकिन सभी पार्टियों की जो नजर है वो मालवा क्षेत्र पर है। मालवा क्षेत्र के अलावा अगर बात करें दूसरों क्षेत्रों की तो दोआबा क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर दलितों की और हिंदुओं की जनसंख्या को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दलित जनसंख्या है वो इसी क्षेत्र में है। तो किस क्षेत्र से किस पार्टी को बहुमत मिलेगा ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन पिछली बार जो कांग्रेस का वोट फीसदी था 38%, वो तो अब की बार खिसकेगा ही। लेकिन कांग्रेस को अब ये उम्मीद है कि उन्होंने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया था, तो जो दलित मत हैं उनका एक साइकोलॉजिकल स्पिन होगा, ये कांग्रेस को उम्मीद है।
और यही कारण है कि जो उसने कलेक्टिव लीडरशिप के तहत चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कलेक्टिव लीडरशिप में नवजोत सिंह सिद्धू जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और सुनील जाखड़ हिंदू चेहरा है। सो कुल मिलाकर यह स्ट्रैटेजी है सभी पार्टियों की अलग अलग, वो रीजन स्पेसिफिक टारगेटिंग भी है उनकी और कम्युनिटी स्पेसिफिक भी है। तो पंजाब के चुनाव अब की बार इसलिए भी ज्यादा दिलचस्प होने वाले क्योंकि पिछली बार मुकाबला त्रिकोणीय था और अब की बार बहुकोणीय है, 4 और कहीं कहीं 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट भी देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए मंजीत। पंजाब से अब चलते हैं यूपी की ओर। यहां भी टिकट ऐलान और चुनावी कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। चुनाव के आखिरी चरणों की वोटिंग के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट पर आज बीजेपी की दिल्ली में बैठक हुई। हालांकि बैठक के नतीजे बहुत साफ नहीं हो सके। उधर कांग्रेस ने भी कहा कि बचे हुए उम्मीदवारों की सूची वो अगले 2 से 3 दिनों में लाने की कोशिश करेगी। खबर यह भी है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के लिए वर्चुअल रैली करने जा रही हैं। 8 फरवरी को उनकी पहली वर्चुअल रैली होनी है। असर कितना होगा ये तो बात की बात है, पर ममता बनर्जी की चुनावी इन्वॉल्वमेंट चुनाव प्रचार को रोचक जरूर बना देगी। उधर सत्ता में मौजूद दल बीजेपी की मुश्किल यह है कि टिकट बंटवारे में हो रही देरी से न सिर्फ उनके नेता और प्रत्याशी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के सहयोगी दलों में भी मनमुटाव बढ़ रहा है। बिहार में बीजेपी की गठबंधन सहयोगी पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड ने यूपी में अकेले उतरना कबूल किया है और पिछले ही गठबंधन से बीजेपी के सहयोगी दल रहे अपना दल ने भी उल्टे रुखे दिखाए हैं। दरअसल रामपुर की स्वार सीट से अपना दल एस ने हैदर अली खान को उम्मीदवार बनाया है। 2014 के बाद यह पहली बार है जब एनडीए में शामिल किसी दल की तरफ से यूपी में मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है। अपना दल एस की ओर से यह कदम ऐसे वक्त में लिया गया है जब अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाले अपना दल और संजय निषाद की निषाद पार्टी के साथ बीजेपी के सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि बीते कुछ समय से चुनावों के दौरान सहयोगी दलों के मैनेजमेंट में सफल होती रही बीजेपी के लिए इस बार यही सहयोगी दल मुश्किल क्यों बन गए हैं? ये पूछा मैंने यूपी की पॉलिटिक्स को 1 दशक से भी ज्यादा समय से देखने और समझने वाले सीनियर जर्नलिस्ट मनोज सिंह से। उसके तो 2 कारण हैं। एक तो ये है कि जो 2017 के बाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया और उनके नेतृत्व में जिस तरह से जो पिछड़े वर्ग के नेता, अति पिछड़े वर्ग के नेता जो आए थे पार्टी में, वो उनको साथ लेकर वो चल नहीं पाए। तो जिसका नतीजा ये हो रहा है कि चुनाव के समय सभी लोग, कई बड़े नेता निकल के चले गए। दूसरा, उस समय जो सहयोगी दल जो भाजपा से जुड़े थे, जैसे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, उसका 2 साल बाद ही उसका टकराव हो गया, वो भी निकल के चले गए। तो एक जो समन्वय बनाना था, वो समन्वय बनाने में बीजेपी कमजोर पड़ी। और अब जब चुनाव का वक्त आया है तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो है वो सपा की तरफ चली गई। तो जो बच गए हैं, वो महान दल भी जो था, कभी कभी वो भी बीजेपी के साथ रहा था, वो भी अलग हो गया। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी वो भी अलग हो गया। रालोद तो चला ही गया सपा के साथ। तो जो दल जो रह गए थे, वो जैसे निषाद पार्टी और अपना दल, यही 2 प्रमुख दल जो अभी बीजेपी के साथ हैं, तो उन्होंने इस बदली हुई परिस्थिति में उनकी ताकत बढ़ गई कि वो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को झुकाना चाहते हैं और अपने तय ज्यादा सीटों की भी उनकी डिमांड हो गई है। और बीजेपी आज जो बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें पहले वो जिस तरह से इन दलों को अपने फार्मूले के अनुसार वो ले जा पाती थी, वो संभावना बीजेपी के साथ अब कमजोर पड़ गई है। उसका ये जो स्थितियां बनी है, वो इसीलिए बनी है कि जो दलित और पिछड़े जो जात के नेता आए थे, या उनके जो संगठन बीजेपी के साथ आए थे, या उनके जो राजनीतिक दल साथ आए थे, उनको साथ लेकर पूरे 5 साल चलने में बीजेपी नेतृत्व, यूपी का जो बीजेपी नेतृत्व था, उसमें मुख्यमंत्री भी हैं और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो संगठन देखते हैं, वो लोग कमजोर साबित हुए और इसको ठीक से समन्वित नहीं कर पाए। मनोज जी, आपने कहा कि इस चुनाव में बदली हुई परिस्थितियां हैं, बीजेपी के मुकाबले सहयोगी दलों की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो बड़ी है, तो क्या शर्त ना पूरी होने की सूरत में बीजेपी के सहयोगी दल उनसे छिटक सकते हैं? ऐसी संभावना तो नहीं दिख रही है।
लेकिन ये जरूर है कि ये दोनों जो है बीजेपी को अपने तरीके से झुकाने में जरूर सफल हो सकते हैं, क्योंकि अब जो सपा के नेतृत्व में जो एक गठबंधन बना है, अब उसमें तो अब ज्यादा संभावनाएं नहीं रह गई है कि अब कोई, जब चुनाव शुरू हो चुका है और पहले फेज का ज्यादा समय नहीं बचा है, तो अब ये दोनों अलग होते हैं तो फिर उनको या तो अलग ही लड़ना पड़ेगा, कोई और गठबंधन बनना मुश्किल लगता है, क्योंकि फिर सपा के साथ भी दिक्कत होगी कि वो इतने ज्यादा दलों को लेकर कैसे साथ चल पाए। तो मुझे तो इसमें संभावना कम लगती है कि बीजेपी के साथ अलग होंगे, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी किसी भी हाल में इनको छोड़ना नहीं चाहेगी, इसलिए ये जितनी इनकी डिमांड है वो उसको पूरी करनी पड़ेगी। मनोज, ये बताइए कि बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और वीआईपी भी यूपी में चुनाव लड़ना चाह रही हैं और बीजेपी से अलग लड़ रही है, तो क्या ये पार्टियां बीजेपी से अलग लड़कर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती हैं? नहीं, जदयू तो कोई पिछले काफी समय से यूपी के राजनीति में अनुपस्थित है, तो उसके स्वतंत्र रूप से लड़ने से या किसी के साथ आ जाने से कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। रही वीआईपी पार्टी का, तो उसकी भी स्थिति बड़ी डामाडोल है, क्योंकि जब यूपी में जब इलेक्शन शुरू होने वाला था तो वो बड़े जोर शोर से आए थे और लखनऊ में एक बड़ा उन्होंने रोड शो किया था, लेकिन फिर निषाद पार्टी के दबाव में बीजेपी ने उनको किनारे लगा दिया, तो ये फिर उनका यूपी का लखनऊ का ऑफिस भी बंद हो गया था। फिर उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो खुद कांग्रेस में चले गए, तो अब वो फिर आ रहे हैं, तो अब तो सिराजा उनका भी बिखर चुका है, और तो बड़ा मुश्किल लगता है कि उनके बड़े कई नेता भी जो थे उस समय जुड़े हुए थे वीआईपी पार्टी के यूपी से, उन लोगों ने भी इधर उधर रास्ता अपना देख लिया है, तो अब तो नहीं लगता कि वो कुछ लड़े तो कोई बहुत, बल्कि एक तरह से अगर वो लड़ेंगे भी तो जहां क्षेत्र में लड़ेंगे वो तो कुछ बीजेपी के ही वोटों का नुकसान होगा। ये सही है कि अगर वीआईपी पार्टी निषाद बहुत सीटों से अपने उम्मीदवार उतारती है तो निषाद वोट ही काटेंगे, जिसको निषाद पार्टी बीजेपी के पक्ष में ले जाने की कोशिश कर रही है। तो ये इतनी बड़ी ताकत तो ये दोनों पार्टियां नहीं है कि जो बड़ा नुकसान कर सके, लेकिन इस चुनाव में जहां पर एक एक वोट को सहेजने की कोशिश हो रही है, उसमें छोटा मोटा नुकसान भी बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। आज तक रेडियो से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सिंह। वो कहते हैं ना, हमें जितने सवालों के जवाब मिलते जाते हैं उतने ही नए सवाल हमारे सामने आते जाते हैं। अब कितने दिनों से ही कई बार एक्सपर्ट से चिंता जता रहे थे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ गया है। अब जाके भारत की साइंटिफिक बॉडी INSACOG ने ये बात मान ली है और इसी के साथ चिंता है अब कोविड मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ रही है और उन्हें ICU बेड की भी जरूरत पड़ रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन के ज्यादातर मामले हल्के और बिना लक्षण वाले हैं। एक तरफ नए केसेस की गति अब धीमी पड़ी है, लेकिन बीते हफ्ते कोविड की वजह से 2,500 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। तो दुगने होते मौत के आंकड़े को लेकर अब कई सवाल हैं। इतनी मौतें होने के पीछे की वजह क्या है? ओमिक्रॉन है या ओवरऑल कोविड है? इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए मैंने बात की उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर सुचिन बजाज से। डॉक्टर साहब, पिछले कई हफ्तों से ये माना जा रहा था कि ओमिक्रॉन माइल्ड है, लेकिन ठीक इसके उलट अगर आप देखें तो मौतों के आंकड़े लगातार बढ़े हैं। तो क्या एक डॉक्टर होने के नाते ये बात आपको भी हैरान कर रही है? नहीं, बिल्कुल भी हैरान नहीं करती, क्योंकि हम ये शुरू से कह रहे हैं कि माइल्ड जो शब्द यूज किया जा रहा है वो एक बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है और एज अ परसेंटेज एक टर्म है कि अगर आप डेल्टा में 100 में से 7-8 केसेस हॉस्पिटल में जा रहे थे तो इसमें ओमिक्रॉन में 1 या 2 ही जाएंगे 100 में से हॉस्पिटल, लेकिन वो 1 या 2 नंबर एज अ परसेंटेज 1-2% कम लगता है, बट जब लाखों केसेस आने लगते हैं तो फिर वो एब्सोल्यूट नंबर तो बढ़ ही जाता है। अभी भी एज अ परसेंटेज अगर आप देखें तो 86% हॉस्पिटल बेड्स अभी भी खाली हैं, एज ए कॉन्ट्रास्ट टू डेल्टा वेव। जब सेकेंड वेव आई थी तो हॉस्पिटल बेड्स 110% ऑक्यूपाइड थे हर जगह। तो एज अ परसेंटेज अभी भी ये कम है, तो इसको इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि माइल्ड है। तो 4 लाख केसेस अगर रोज आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये है कि एज एन एब्सोल्यूट नंबर डेथ्स और हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़ेंगे।
और अगर आपके परिवार में भगवान ना करे किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है या भगवान ना करे किसी को जान से हाथ धोना पड़ता है, तो फिर तो आपके लिए तो वो 100% ही प्रॉब्लम है। इट इज नॉट 1-2% जो स्टैटिस्टिकली हम बता रहे हैं। और ये भी हमने शुरू से बोला है जब से वेव शुरू हुई है कि ये ध्यान रखने की बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ्स ऑलवेज फॉलो द केस पीक बाय अबाउट 1 to 2 weeks, क्योंकि शुरू के 5-7 दिन तो देखिए हर मरीज ठीक ही रहता है। जो कॉम्प्लिकेशंस होनी शुरू होती हैं, जो तबीयत बिगड़नी शुरू होती है, वो 7वें 8वें दिन से 10वें दिन के बीच में होती है। तो जब केसेस पीक करेंगे उसके हफ्ते से 2 हफ्ते के बाद हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ पीक करेंगी। तो अभी 4 लाख केस अगर रोज आ रहे हैं तो डेफिनेटली हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स भी बढ़ेंगी एज एन एब्सोल्यूट नंबर, और इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। इसीलिए हम शुरू से कम्युनिटी को यही एडवाइस कर रहे हैं कि इससे बच के रहिए। ये बीमारी ही है, इसको प्लीज वैक्सीन या दवाई की तरह कंसिडर ना करें। ये वायरस है, खतरनाक वायरस है, और इससे बच के रहना बहुत आवश्यक है। क्या ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है BA.2 ये भी जिम्मेदार हो सकता है? इसके कई केसेस भारत में आ चुके हैं। देखिए, जो ये डेथ्स बढ़ रही हैं इसके पीछे कई कारण कि ओमिक्रॉन वेव बढ़ रही है, वही एक कारण है। इसमें देखिए, पहला कारण तो यही है कि ओमिक्रॉन ने अभी पूरी तरह डेल्टा को रिप्लेस नहीं किया है। तो कुछ केसेस डेल्टा के भी हैं जो कि ऑब्वियसली ज्यादा खतरनाक हैं ओमिक्रॉन से, क्योंकि वो निमोनिया करते हैं, लंग्स में जाते हैं। दूसरा कारण एक बड़ा ये भी है कि काफी लोगों की मौत जो हो रही है वो कोरोना की वजह से नहीं हो रही है। इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि कुछ केसेस हैं जो किसी और कारण से हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। मान लीजिए उनको हार्ट अटैक हुआ या दिमाग में खून बह गया या कोई सीरियस और बीमारी हुई, और क्योंकि इतना बड़ा वेव चल रहा है कि पॉजिटिविटी रेट 30% है, यानी कि हर 3 टेस्ट में से 1 पॉजिटिव आ ही रहा है, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो चाहे सिम्प्टोमेटिक हो। तो हो सकता है कि आपके एडमिशन होने के बाद कोरोना टेस्ट का पॉजिटिव आना बहुत हाईली लाइकलीहुड है उसका। 3 में से 1 का यानी 30% चांसेस है कि आप पॉजिटिव आएंगे। तो एक ये भी कारण है कि कुछ और बीमारी सीरियस से एडमिट हुए हैं और उनको कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो उनका आंकड़ा कोरोना डेथ्स में आता है। और तीसरा कारण ऑब्वियसली ये है कि ओमिक्रॉन इन इटसेल्फ बिल्कुल 100% सेफ नहीं है। उसमें भी 1 to 1.52% तक हॉस्पिटलाइजेशन रेट है, और आईसीयू में अगर आप एडमिट होते हैं तो डेथ का भी चांस है। तो इसलिए इट इज नॉट अ वैक्सीन, इट इज नॉट अ मेडिसिन। ये है तो बीमारी ही, और इस बीमारी के भी अपने कारण है कि उसमें डेथ्स होती हैं। तो ये 3-4 कारण हैं जिनकी वजह से अब मौतें बढ़ रही हैं इस समय। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर सुचिन बजाज। यूक्रेन और रूस के बीच जंग के हालात बने हुए हैं। अमेरिका समेत अन्य नेटो मुल्कों की तमाम कोशिशों के बाद भी हालात सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। आज नदन यूरोप की सुरक्षा के लिए नाटो ने जेट फाइटर्स और वॉरशिप भेजे हैं। दूसरी ओर जर्मनी के नेवी चीफ K.H.M. शॉनबॉख ने यूक्रेन मामले में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ करके एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से अपने पद से इस्तीफा तक उन्हें देना पड़ गया। वहीं यूक्रेन ने इस मामले को लेकर जर्मनी से क्लैरिफिकेशन मांगा है। इस बीच अमेरिका नेटो मेंबर स्टेट से यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने का अनुरोध कर रहा है, मगर इसके ठीक उलट जर्मनी ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने से इनकार कर दिया है। तो इसके बाद अब सवाल नाटो की एकता पर उठने लगे हैं, जिसमें अमेरिका और जर्मनी दोनों शामिल हैं। कुछ रोज ही पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के खिलाफ नाटो संगठन की एकता पर सवाल उठाए थे, जो अब काफी हद तक सही भी साबित हो रहा है। तो अब इन तमाम घटनाक्रमों के बीच क्या ये कहा जा सकता है कि यूक्रेन और रूस के मसले पर नाटो में फूट पड़ती दिखाई दे रही है और ये टूट भी सकता है? यही जानने के लिए मैंने बात की JNU में सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर अमिताभ सिंह से। रूस और यूक्रेन का जो मसला है और नेटो के साथ जो उनकी अनबन या तनातनी चल रही है, उसके चलते नाटो को इमीडिएट फ्यूचर में आने वाले भविष्य में कोई खतरा तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि नाटो एक पुरानी संस्था है, नाटो का एक इस्टेब्लिशमेंट है और नाटो एक तरह से
पश्चिमी दुनिया की शक्ति का पर्याय बन गया है। तो उसका टूटना तो निकट भविष्य में असंभव दिख रहा है। हाँ, नाटो का जो पैनापन था, जो उसकी क्षमता थी, उसमें कमी जरूर आई है, क्योंकि नेटो एक शीत युद्ध काल की उत्पत्ति है और शीत युद्ध के पतन के बाद नेटो का अस्तित्व क्यों रहा, कैसे रहा, क्योंकि वॉर्सो पैक्ट जो नेटो का दूसरा एक पर्याय था सोशलिस्ट वर्ल्ड का, वो खत्म हो गया। तो नेटो किस लिए एग्जिस्ट करता है ये किसी को पता नहीं है। और रूसी तो कहते हैं कि नेटो को सिर्फ इसलिए खड़ा किया गया है कि एक दुश्मन को आइडेंटिफाई किया जा सके, जो उनसे अलग हो और जो उनसे अलग दिखे। इसीलिए कभी रूस को खड़ा कर देते हैं अपना दुश्मन बना के, कभी चीन को अपना दुश्मन बना के खड़ा कर देते हैं। तो इस तरह से नाटो का पैनापन तो कम हुआ है और नाटो की सदस्यता 30 सदस्यों की हो गई है। तो नाटो एक कॉम्पोजिट ऑर्गेनाइजेशन जो शीत युद्ध काल में था वो रहा भी नहीं। जितने भी नव स्वतंत्र राज्य हैं जो जिनको हम सेकेंड वर्ल्ड कहते थे, जो साम्यवादी खेमे से निकलकर बाहर आए थे, सब उसके सदस्य बन गए हैं। यहाँ तक कि 2020 तक जो 5वां 5th वेव ऑफ एक्सपेंशन था, उसमें नॉर्थ मैसेडोनिया तक उसके मेंबर बन गए हैं। तो इतनी बड़ी संस्था को लेके एक कलेक्टिव सिक्योरिटी के एस्पेक्ट पे नाटो के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। अमिताभ जी, जैसा कि बाइडेन का भी कहना है कि नाटो में एकता की कमी है, वहीं यूक्रेन को लेकर जर्मनी का रुख बाइडेन की कही बात को सही साबित करता दिख रहा है। तो अगर नाटो कमजोर पड़ता है तो इसका असर क्या पड़ेगा? नेटो कमजोर होगा तो देखिए इसका असर किसी पे कुछ नहीं पड़ेगा। जैसे जर्मनी जिसकी बात हमेशा हो रही है, और जर्मनी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर ब्रिटिश और अमेरिकी फोर्सेस उसके स्पेस से ओवरफ्लाई करते हैं तो उनकी अनुमति भी नहीं देगा अगर वो यूक्रेन में सैन्य सहायता किसी तरह से ले जा रहे हैं। तो नेटो का जो अस्तित्व है वो तो बना रहेगा, नेटो रहेगा, लेकिन तुर्की और अमेरिका दोनों के अगर संबंध देखें तो इनमें नेटो का कॉमनैलिटी कुछ नहीं दिखता है। तुर्की एक अलग दिशा ले रहा है, अमेरिका का जाहिर है एक अलग दिशा है, और तुर्की जो है एक नव ओटोमनवादी साम्राज्य जो था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले था, उस जैसा बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इस तरह से एक जो कॉमन इश्यूज था, एजेंडा था नेटो के बनने का, कि साम्यवादी विश्व का साम्यवादी धड़े का विरोध करना है, वो तो खत्म हो गया है। तो अब ये सिर्फ ऑर्नामेंटल वैल्यू की तरह ही दिखता है कि हम नॉर्थ मैसेडोनिया में अमेरिका इंटरमीडिएट रेंज भी मिसाइल रख दे या लॉन्ग शॉर्ट रेंज मिसाइल रख दे, तो उससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और शायद रूस के प्रति या ऐसे देशों के प्रति जो उनसे ताल्लुक जिनका अच्छा नहीं है उनको वो डरा सके, धमका सके। तो ये एक एटीट्यूड है। लेकिन नेटो एक बहुत बड़ी संस्था हो गई जिसको रिप्लेस करने के लिए एक नया यूरोपियन आर्किटेक्चर शायद अब खड़ा हो, क्योंकि अमेरिका भी ट्रंप के बाद उतना सशक्त राज नहीं रह गया है। अफगानिस्तान में जिस तरह से विथड्रॉल हुआ, जिस तरह से इराक से वो वापस गए, तो अमेरिका भी अब अपने आर्म्स को और अपने फोर्सेस को कमिट करने के लिए तैयार नहीं होगा, जो सबसे बड़ा धड़ा है नेटो का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अमिताभ श्रीवास्तव। तो दिन भर में आज इतना ही। वक्त अब आप सबसे विदा लेने का। हमारे पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं हमें बताइएगा जरूर। हमारा ईमेल का पता है radio@aajtak.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953323303। इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर हैं रोहित और इसकी साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। जमशेद कमर सिद्दीकी के साथ थे आप। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती।
यह है सुबह का खबरनामा आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।